नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 2024 को लेकर अब एक तरह से चर्चा भी शुरू हो गई है और उस चर्चा में ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि कैसे नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को हटाया जाए। अब उसके लिए जो विपक्षी एका के ताने बाने की कवायद शुरू हुई उसमें एक पॉइंट बना बिहार, जहां पर 2022 अगस्त में महागठबंधन बनता है। दूसरा जो पॉइंट बना है वो है दक्षिण। अब आप देखिए कि इन ध्रुवों के इर्द गिर्द विपक्षी एका की कवायद शुरू हुई। एक अगर आप 2021 का गौर करें तो उस समय एक पोल जो है वो पश्चिम बंगाल भी बनने की तरफ बढ़ा था जब ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव जीता था। तो इस तरीके से अगर आप पिछले 1-2 साल में देखें तो 3 पोल उभरे, जिसको देखकर ये लगा कि ये जो एका की कवायद है उस कवायद में एक बड़ी भूमिका ये लोग निभाएंगे। अभी भी महाराष्ट्र एक पोल है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो बड़ा मजबूत है। मुझे लगता है ऐसा कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि जिस तरह से वहाँ शिवसेना बिखरी है, बावजूद इसके कि वहाँ पर जो बाई पोल के नतीजे रहे वो नतीजे अपने अपने तरीके से परिभाषित किए जा रहे हैं, लेकिन हम उस परिभाषा में ना जाएं और महज इस आशा में ये बात कहें कि नहीं वहाँ पर सिंपैथी की लहर चलेगी। तो दरअसल अभी जो चुनाव होने हैं लोकसभा के, उसमें अभी लंबा समय है, 1 साल है। तो क्या 1 साल तक वो सहानुभूति बची रह पाएगी जिसकी बात की जा रही है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अगर इस सवाल को हम इतर रख दें तो जो परिस्थिति है उसमें ये साफ नजर आता है कि शिवसेना बची नहीं। एनसीपी का अपना अंतर्विरोध है, वो इस बात को लेकर कि वो भाजपा के साथ है या उस गठबंधन के साथ जिसे महाविकास अघाड़ी कहा जाता है। और कांग्रेस की अगर आप बात करें तो कांग्रेस का कोई खास वजूद बचा है महाराष्ट्र में, ये मुझे लगता है कि कहना जो है जल्दबाजी होगी, क्योंकि वैसे भी कहीं कोई आधार तो बचा नहीं है। तो महाराष्ट्र एक पोल हुआ करता था जब यहाँ सरकार थी महाविकास अघाड़ी की और जब शिवसेना एकजुट थी, लेकिन अब ना सरकार रही है और ना शिवसेना रही है उद्धव ठाकरे वाली। अब वो तो शिफ्ट हो गई पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ, तो स्वाभाविक है वो आधार भी गया ही गया है। तो महाराष्ट्र में पोल जैसी कोई स्थिति रही नहीं, वो तो ध्वस्त हो गया। अब दूसरी आप देखें जो कवायद शुरू हुई थी, उस कवायद में पहले तो पश्चिम बंगाल था, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह की रसाकसी तृणमूल कांग्रेस, वाम और कांग्रेस के भीतर उभरी और उसका अब स्पष्ट आप एक से कहें कि रूपरेखा देखने को तब मिली जब वहाँ बाईपोल में कांग्रेस और वाम मिलकर चुनाव लड़ते हैं और वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को पटखनी दे देते हैं। वहाँ से एक चीज़ और निकल कर भी आई, वो दरअसल आप कहेंगे मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और वहाँ एक तरीके से लामबंदी हुई और इस लामबंदी का टीएमसी को नुकसान हुआ। लेकिन इस लामबंदी से एक चीज और भी निकल कर आ रही है, वो ये कि अगर इस तरह की लामबंदी लोकसभा चुनाव में होती है पश्चिम बंगाल में उन इलाकों में जहां इनकी आबादी ठीक ठाक है, तो काउंटर पोलराइजेशन अगर हुआ तो उसका भारी नुकसान विपक्ष को उठाना पड़ेगा और मुझे लगता है कि उसमें उसका एक बड़ा फायदा जो है वो हिंदुत्व की धारा वाली भाजपा को मिल सकता है। तो ये जो कुछ पश्चिम बंगाल एक धुरी बनने की कोशिश हुई थी वो धुरी तो अब रही नहीं, और जिस तरह से वो धुरी बिखर रही है और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वो लोकसभा का चुनाव अकेला लड़ेंगे, उससे ऐसा लगता है कि अब वहां 3 पोल बनेंगे, एक टीएमसी का और एक कांग्रेस और वाम का और एक भाजपा का। कांग्रेस और वाम के पोल ने यह बता दिया है कि किस तरह से पोलराइजेशन होगा और एक तबका जो है वो इनके साथ खड़ा होगा, और ऐसी स्थिति में जो काउंटर होगा वो जाहिर तौर पर कांग्रेस और वाम के पैरों के नीचे की जमीन तो खिसक ही जाएगी। टीएमसी का जो हाल है वो दरअसल इस उपचुनाव में साफ दिखाई दे गया। तो अब पश्चिम बंगाल कोई पोल रहा नहीं। हाँ, अगर आप पश्चिम बंगाल से बाहर देखें तो
बिहार जब आएंगे तो बिहार में 2022 में जब नीतीश जी इधर से उधर गए तो एक बड़ा माहौल बना और उस माहौल में ये बताने जताने की कोशिश हुई कि अब जो है सब कुछ उलट पुलट दिया जाएगा। और उस उलट पुलट में जो मेन बात थी वो ये कि ये जो नॉर्थ इंडिया का बेल्ट है उस बेल्ट में इस महागठबंधन का एक प्रयोग होगा और उस प्रयोग में जो तमाम यादव और कुर्मी ये जो बिरादरियां हैं इनको लामबंद किया जाएगा और वो लामबंदी स्वाभाविक तौर पर भाजपा के खिलाफ होगी। आपको ध्यान होगा कि उसी समय चर्चा हुई थी कि फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उसके बाद जिस तरह से ठंडा सा रिएक्शन समाजवादी पार्टी का रहा उसके बाद ये जो एक लामबंदी वाला मसला था वो ठंडे बस्ते में चला गया और इसे करारा झटका तब लगा जब फतेहाबाद में जो एक तरह से कहिए कि चौधरी देवीलाल को के आप समारोह जन्म समारोह को लेकर जो वहां पर कार्यक्रम वगैरह हुआ उस कार्यक्रम में जिस तरह से जनता परिवार ने कन्नी काटी उससे यह स्पष्ट हो गया कि दरअसल वो जो उत्तर भारत में एक जातीय लामबंदी की कोशिश थी कम से कम विपक्ष की उस लामबंदी में कोई नीतीश जी के साथ खड़ा होने के लिए राजी नहीं है। तो ये जो एक पोल बनाने की कोशिश थी यह भी धराशायी हो गया और इसी दरमियान जो वहाँ बाई पोल हुआ उस बाई पोल ने भी बता दिया कि साहब ये वहाँ गठबंधन बनाने से कुछ होना हमारा नहीं है। जनता देख रही है और उसे जिधर जाना है वो जाएगी। वो आपके मिल जाने से जमीन पर वो आपके पक्ष में वोट देने नहीं जाएगी। तो इसलिए ये पोल भी ध्वस्त हो गया। तो आप इस तरह से देखें कि ये जो 2024 के नज़रिए से जो पोल बने थे, महाराष्ट्र का एक पोल, फिर बिहार का पोल, फिर पश्चिम बंगाल का पोल, ये सारे पोल एक तरह से कहें कि हवा हवाई हो गई। दक्षिण में आप देखिए एम.के. स्टालिन कम जब से वो सीएम बने हैं आप उसके बाद के दिनों से देखिए वो एक धुरी बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से अब अगर सबसे ज्यादा सीटें कहीं से लोकसभा की आती हैं तो वो तमिलनाडु है। दक्षिण में 39 सीटें यहां से आती हैं और जब आंध्र प्रदेश संयुक्त था तब 42 सीटें, तब सबसे ज्यादा सीटें वहां से हुआ करती थी लोकसभा की। तो इस लिहाज से तमिलनाडु जो है वो सेंटर पॉइंट और वहां पर जो एम.के. स्टालिन के जन्मदिन पर जो विपक्षी एका के गाने वगैरह गाए गए, हालांकि उसमें तारतम्यता नहीं थी, सुर नहीं था। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ चंद विपक्ष के नेता जुटे थे, ऐसा नहीं है कि पूरी विपक्षी एकता की वहां लामबंदी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो एक ध्रुव बनने की कवायद में है। लेकिन एक सवाल जो है वो खड़ा ये होता है कि भाजपा की अपनी जो महत्वाकांक्षा है वो तो है ही है कि वहां वो 60 सीट चाहते हैं 130 में से दक्षिण में। पर बड़ी चीज यह है कि जिस दक्षिण को विपक्ष धुरी बना रहा है 130 सीटों के लिहाज से, वहां कांग्रेस कहां खड़ी है? क्योंकि कांग्रेस और वाम का गठजोड़ भले ही पश्चिम बंगाल में उसने ठीक प्रदर्शन किया हो, लेकिन क्या केरल में भी वो गठजोड़ करेंगे? और अगर गठजोड़ करेंगे तो विधानसभा के चुनाव में क्या करेंगे? ये अपने आप में एक सवाल है। और वैसे भी जो प्रयोग इन्होंने त्रिपुरा में किया था वहां तो ये धराशायी हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज ये है कि जिस विपक्षी एका की बात की जा रही है और जिसकी धुरी कम से कम स्टालिन का तो अपना यही है कि कांग्रेस होगी, तो क्या उसमें किसी और आएंगे? क्या उसमें जगन मोहन रेड्डी आएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये दोनों ही तेलंगाना और आंध्रा 42 सीटें यहां से आती हैं। कर्नाटक में तो भाजपा हाई है मजबूत स्थिति में। अब अभी जो तमाम भ्रष्टाचार वगैरह के आरोप हैं वो तो हाई है और उसकी वजह से एक असर पड़ता है, लेकिन कर्नाटक में स्थिति तेलंगाना या आंध्र प्रदेश जैसी नहीं है भाजपा की। एक दूसरा, और जैसी स्थिति कांग्रेस की कर्नाटक में है वैसी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और में नहीं है, जहां से ज्यादा सीटें आती हैं। अगर आप इन दोनों इलाकों को मिला लें, मतलब इन दोनों राज्यों को, तीनों राज्यों को, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो 42 और 8 हो गया आपका 50, और फिर आप उधर जोड़ लीजिए 50 और वो आप जोड़ लिए 81 सीटें आती हैं इन 3 राज्यों से। तो यहां कांग्रेस नेपथ्य में है, कुछ भी नहीं है कांग्रेस का,
बाईपोल जो हुआ तेलंगाना में, उससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस तो साफ हो गई। तो जब कांग्रेस कहीं है ही नहीं है, कम से कम आप दक्षिण की बात करें तो आप केरल और कर्नाटक को एक अपवाद के रूप में देख लीजिए, तब सवाल यह उठता है कि जिसे सेंटर पॉइंट बनाकर विपक्षी एकता की कवायद की जा रही है, कम से कम नीतीश कुमार और स्टालिन तो यही कर रहे हैं, तो जो है ही नहीं है उसके इर्द गिर्द जो ताना बुना जाएगा वो ताना बाना कहाँ तक पहुंचेगा। एक और दूसरा, दक्षिण में कैसे कांग्रेस 50-60 सीट हासिल कर पाएगी जब वो खुद केरल और कर्नाटक तक ही सीमित है, उसके बाहर दक्षिण में उसका कोई वजूद नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वो जो विपक्षी एका की कहानी बनाई जा रही है, ऐसा लगता है कि वो कागजी ज्यादा है, जमीन पर तो नहीं लग रहा है कि कहीं दिखाई दे रही है। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं वो जरूर साझा करें, और अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें भी, और अगर संभव हो तो मतांतर की आर्थिक मदद भी करें।